Welcome to the online study platform of Ideal Classes. My name is Kundan Chandravanshi, your English teacher here. और आज का जो वीडियो है हमारा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है हमारे इंग्लिश के कोर्स का। आज से ये कोर्स लॉन्च हो गया है और ये वीडियो स्पेशली है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फाउंडेशनल वीडियो है। तो इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो कि इंग्लिश का सिलेबस है क्या, कौन कौन से चैप्टर्स हैं इंग्लिश के सिलेबस में जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश के सिलेबस की आउटलाइन एक बार। सबसे पहला टॉपिक जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ टेंस। उसके बाद वर्ब, फिर हम करेंगे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, क्वेश्चन टैग करेंगे हम। क्वेश्चन टैग मतलब जो हम बोलते हैं ना हिंदी में है ना, तो वो है ना को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो दैट इज़ क्वेश्चन टैग। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, इट इज़ नथिंग बट इट ओनली टेल्स यू कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी। मतलब इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, अदरवाइज ग्रामेटिकली द सेंटेंस वुड बी इनकरेक्ट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसके 4-5 नियम है, इस चैप्टर में हम देखेंगे। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस को देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जो कि एक सेंटेंस के हिसाब से दूसरे सेंटेंस का टेंस क्या होगा वो कंडीशनल सेंटेंस है। एक काम होगा तो उसके बेसिस पे ही दूसरा काम होगा। जैसे अगर वो आएगा तो हम मूवी देखने जाएंगे, दिस इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस। इसके बाद हम नाउन देखेंगे, प्रोनाउन देखेंगे, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, एडवर्ब और फिर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को हम साथ में हर चैप्टर के साथ में लास्ट के पार्ट में, वीडियो के लेक्चर के लास्ट के पार्ट में थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी रोज़ पढ़ेंगे। वोकैबुलरी में एंटोनिम्स आ जाएगा, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन पक्का होते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसके साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब इंग्लिश के सिलेबस में कवर्ड है। एंड दिस ऑल दीज चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम और जिनके एग्जाम में इंग्लिश का सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम टेंस पढ़ेंगे। आज से हम टेंस शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं प्री सपोज करके चल रहा हूँ क्योंकि हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं प्री सपोज करके चल रहा हूँ कि हम सबको इतना तो पता ही होगा दैट टेंसेज आर ऑफ 3 काइंड: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस दिस इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो जो कि फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे भी हमारे अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब बिफोर वी मूव अहेड हमें ये जानकारी होनी चाहिए व्हाट इज़ टेंस। तो टेंस बेसिकली क्या है? टेंस इज़ नथिंग बट इट इज़, ये वो चीज़ है जो कि वर्ब की अवस्था और समय को दर्शाती है या दर्शाता है, विच एक्सप्रेसेस द स्टेट एंड टाइम ऑफ द वर्ब। उसको हम टेंस कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट वर्ब की यहाँ पे स्टेट है कंटिन्यूअस, पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है पढ़ने का, एंड प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं तो उसका टाइम है प्रेजेंट, वर्तमान। उसी तरीके से अगर ये पास्ट में होगा तो इसका टाइम पास्ट हो जाएगा, हम पढ़ रहे थे, और स्टेट कंटिन्यूअस। वैसे ही हमने पढ़ा तो पास्ट टाइम हो गया पास्ट और स्टेट हो गया कंप्लीट, उसका इंडेफिनिट। तो बेसिकली टेंस 3 तरह का है और टेंस फिर फर्दर डिवाइड होता है और 4 पार्ट्स में। तो इन टोटल वी हैव 12 टेंसेस जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया हुआ है। फर्स्ट इज इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर परफेक्ट, सेम वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। फोर्थ परफेक्ट,
कंटिन्यूअस। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इन दोनों के भी ऐसे ही चार चार टेंसेस बनेंगे। तो इन टोटल वी हैव 12 टेंसेस। अब ये ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट कह सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं। तो ऑल इन ऑल हमें अब ये पता चलता है कि सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वी कैन कॉल इट सिंपल प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग टेंस, हमें उससे पहले इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इंग्लिश का सेंटेंस और हिंदी के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं हिंदी का सेंटेंस। कोई भी हिंदी का सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब इसी को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब दोनों के स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है? दोनों सेंटेंसेस क्या एक ही तरह से बन रहे हैं, एक ही फॉर्मूला दोनों सेंटेंसेस पर लागू होता है? तो इसका आंसर है नो। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज का अलग है और हिंदी लैंग्वेज का अलग है। हिंदी में सबसे पहले मैं मतलब सब्जेक्ट आया, उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश मतलब ऑब्जेक्ट, या जिसे हम कर्म कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट आता है। और उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, क्रिया यानी वर्ब आता है। तो हिंदी के सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन वही सेंटेंस जब हमने इंग्लिश में लिखा तो सबसे पहले आया सब्जेक्ट, सेम है, उसके बाद वर्ब, एम हेल्पिंग वर्ब और टीचिंग मेन वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आया वर्ब, और इसके बाद आया इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट। तो we can see that there is a clear cut difference between the structure of English sentence and that of Hindi sentence. इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको ये कन्फ्यूज़न हो कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये क्या है। तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं सो दैट के क्लियर हो जाए, हमारा फाउंडेशन मजबूत हो जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड के हमेशा हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ उतना पढ़ना है जितना रिक्वायर्ड है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही हम कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो हमें सब्जेक्ट को सिर्फ एक सेंटेंस के नज़रिए से समझना है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट या कर्म क्या है। बहुत ज़्यादा हमें ग्रामर का विद्वान और प्रोफेसर नहीं बनना है यहाँ पे। सब्जेक्ट मतलब एक सेंटेंस के हिसाब से आई एम टीचिंग इंग्लिश, मतलब आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो आई कैसे सब्जेक्ट है? आई इसलिए सब्जेक्ट है बिकॉज आई इज़ द पर्सन जो कि वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। एक्शन है यहाँ पे टीचिंग या वर्ब है टीचिंग, उसको परफॉर्म कर रहा है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, यानी कि सॉरी यहाँ पे कर्म लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, यानी कर्ता वो है जो कि सेंटेंस के अंदर क्रिया को कर रहा है। इसलिए सब्जेक्ट इज द वन हु
परफॉर्म्स द एक्शन या वर्ब, एक्शन मतलब वर्ब। तो सब्जेक्ट का मतलब वो व्यक्ति या वो चीज जो उस सेंटेंस की क्रिया को कर रही है। फिर आता है वर्ब, जिसे हिंदी में हम कर्म कहते हैं, कर्म या वर्ब, सॉरी, क्रिया, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया बेसिकली क्या है? एक सेंटेंस के हिसाब से क्रिया का मतलब है एक्शन, जो कार्य हो रहा है वो क्रिया है, यानी क्रिया मीन्स एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड, वो कार्य जो सेंटेंस में हो रहा है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है, टीचिंग का काम हो रहा है, यानी टीचिंग इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस। वहीं हिंदी वाले सेंटेंस में भी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो पढ़ाना इज द वर्ब। यहाँ पे टीचिंग इज द वर्ब, यहाँ पे पढ़ाना इज द वर्ब। उसके बाद आया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। अब फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बस इतना जान लीजिए कि रिमाइंडर ऑफ द सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट को छोड़ के और वर्ब को छोड़ के जो बचता है वो सब ऑब्जेक्ट है। रिमाइंडर ऑफ द सेंटेंस, रिमाइंडर ऑफ द सेंटेंस इज द ऑब्जेक्ट। तो हमारी इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने स्ट्रक्चर तो समझ लिया, लेकिन हमें ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात की भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हिंदी में कर्ता यानी कि जो कि उस सेंटेंस का कर्म, उस सेंटेंस की जो क्रिया है उसको कर रहा है। द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उसी तरह से वर्ब क्या है? वर्ब वो क्रिया जो हो रही है, वो काम जो हो रहा है उस सेंटेंस के अंदर। जैसे यहाँ पढ़ाने का काम हो रहा है तो पढ़ाना इज द वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, यानी रिमाइंडर ऑफ द सेंटेंस इज द ऑब्जेक्ट। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे टेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं और उससे क्लियर कर लेते हैं कि उनमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सो दैट कि हम अपने सेंटेंस हम अपने टेंस के चैप्टर को ईजिली समझ के सब्जेक्ट क्या है। अब क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है तो एक तो हमारे दिमाग में पहले से ये प्रिजम्पशन ज़रूर होगी कि जो सबसे पहले वर्ड्स होंगे वही सब्जेक्ट होगा, जो या सबसे पहले वर्ड होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो हाँ ठीक भी है ये, हालांकि हमें पहचानना आना चाहिए। पहचानेंगे कैसे? अब यहाँ पे रोहित एंड राहुल दो लोगों की बात हो रही है, ये इंग्लिश सीखने का काम कर रहे हैं रोहित एंड राहुल। दैट इज़ वाई यहाँ पे रोहित एंड राहुल आर दी सब्जेक्ट या कर्ता। कर्ता हो गए रोहित एंड राहुल। काम क्या कर रहे हैं? सीखने का। तो सीखना यानी लर्निंग वर्ब है या क्रिया है। और क्या सीखने का काम कर रहे हैं? इंग्लिश, तो ये ऑब्जेक्ट है या कर्म है। वेरी सिंपल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सेम उसी तरह से, क्योंकि ये भी एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे शिखा हैज़ बीन वर्किंग इन वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कंपनीज ऑफ इंडिया फॉर लास्ट 10 ईयर्स। शिखा जो है लास्ट 10 साल से इंडिया की एक बहुत ही बड़ी रिनाउंड कंपनी में काम कर रही है। तो काम कौन कर रहा है? शिखा, इसलिए शिखा इज सब्जेक्ट या कर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं, वर्ब देखते हैं। तो वर्ब क्या है? यहाँ पे काम करना ही यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है, तो इसलिए ये हो गया वर्ब। और बाकी रिमाइंडर ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। अब हैज़ बीन क्या है? तो हैज़ बीन इज ऑल्सो द वर्ब, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब होती है। तो ये कुल मिला के हैज़ बीन वर्किंग,
ये वर्ब है जिसमें कि वर्किंग मेन वर्ब है और हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद दे ऑलवेज सपोर्ट देयर फ्रेंड्स, दे सपोर्ट, सपोर्ट करना, सपोर्ट करते हैं कौन, दे, दैट इज़ वाई सपोर्ट करने का काम जो कर रहा है वो है दे, इसलिए ये बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद सपोर्ट करना बन गया वर्ब, क्योंकि सपोर्ट करना इज़ द एक्शन विच इज़ बीइंग परफॉर्म्ड इन दिस सेंटेंस। और उसके बाद रिमाइंडर ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। अब ये तो थे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, तो बहुत सिंपल था, जो सबसे पहला वर्ड होगा वही सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट आगे पीछे हो तो हम कैसे पहचानेंगे, चलिए देखते हैं। अब ये दो सेंटेंस हैं, इन दो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहाँ है। द पिटिशन वॉज ड्राफ्टेड बाय अ वेरी फेमस क्रिमिनल लॉ एडवोकेट। पिटिशन ड्राफ्ट की गई एक बहुत ही फेमस क्रिमिनल लॉ के एडवोकेट के द्वारा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ नॉट द सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, काम कोई और कर रहा है। काम है सबसे पहले ड्राफ्ट करने का, लिखने का, बनाने का, तो ड्राफ्ट करना इज़ फॉर श्योर ये वर्ब हो गई। लेकिन ये वर्ब परफॉर्म कौन कर रहा है, एक फेमस क्रिमिनल लॉ एडवोकेट, अ वेरी फेमस क्रिमिनल लॉ एडवोकेट इज़ यहाँ पे सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में है, तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के शुरू में ही सब्जेक्ट आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द वॉइस, या इट डिपेंड्स कि हम कैसे, किस वॉइस में, पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंस बनाते हैं। इसके अलावा ये पिटीशन ड्राफ्ट करने का काम हुआ, तो पिटीशन इज़ दी ऑब्जेक्ट। पिटीशन कर्म, ड्राफ्ट वर्ब या क्रिया, और फेमस क्रिमिनल लॉ एडवोकेट सब्जेक्ट या कर्ता। अब जैसे ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कहाँ है सब्जेक्ट, व्हाट हैज़ बीन डन बाय रोहित, सेम, ये भी एक पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस है, काम कौन कर रहा है, रोहित। ये पूछा जा रहा है कि रोहित के द्वारा क्या किया गया है, तो रोहित इज द पर्सन जो सब्जेक्ट है। व्हाट हैज़ बीन डन वर्ब, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें समझ में आता है। डन यहाँ पे मेन वर्ब है, रोहित के द्वारा क्या किया गया है, तो हैज़ बीन डन इज द वर्ब, एंड रिमाइंडर ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस इज द ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखते हैं, अब अपना शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग तो हो गई कि सेंटेंस का, इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे ये हमें पता चल गया। अब मूव करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ, या सिंपल देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसके सेंटेंस का। फॉर्मूला, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब सिलेबस की आउटलाइन में आपको बता रहा था, तब मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेज कि इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो एस या ई एस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, एस या ई एस लगा के हम किसी भी वर्ब को सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, देन वी विल ऐड डू और डज। डू या डज कैसे लगेगा, सेम फॉर्मूला, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, डज इज प्लूरल फॉर्म ऑफ डू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि
इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का हो सकता है, एक सिंपल इंटेरोगेटिव और एक WH इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव. सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच कैन बी आंसर्ड इन येस और नो, जिनका हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, या फिर वो सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं. क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, आप इसका आंसर येस या नो में कर सकते हैं. लेकिन WH इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव आर दो सेंटेंसेस विच कैन नॉट बी आंसर्ड इन येस और नो. एक सर्टेन आंसर देना हमें पड़ेगा, जैसे तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, तुम 7 बजे क्या करते हो, तुम कौन से कॉलेज जाते हो, तुम कौन से गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हो. सो दीज सेंटेंसेज आर डबल इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव. तो सिंपल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं. पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. इसके बाद डबल इंटेरोगेटिव देखते हैं. सबसे पहले WH वर्ड. WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड कैन बी व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, whose, how, which, etc. ये सारे वर्ड्स WH वर्ड्स हैं या क्वेश्चन वर्ड्स हैं. तो हमेशा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन्हीं में से किसी एक वर्ड से स्टार्ट होगा, WH फैमिली के किसी एक वर्ड से स्टार्ट होगा. तो पहले WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद यही डू या डज एज पर दी सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर हमें सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है बनाना है या उसमें से एरर स्पॉट करना है, क्योंकि SSC के पेपर और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर हैं उनमें टेंस के चैप्टर से आएगा एरर स्पॉट करने के लिए. एक सेंटेंस बना होगा, वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा और किसी एक पार्ट में कोई एरर होगा. वो एरर आपको स्पॉट करना है, वो एरर आपको बताना है एग्जामिनर को. तो वो एरर आप तभी बता पाएंगे जब आपको फार्मूलाज ये रटे हुए होंगे, ये फार्मूला रटे होंगे. फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमेशा टेंस से आता है. और इसके अलावा आता है कन्फ्यूजिंग पेयर्स को लेकर के. तो कन्फ्यूजिंग पेयर्स भी हम बाद में देखेंगे जब हम ये टेंस कंप्लीट कर लेंगे. तो अब देखते हैं कोई सेंटेंस बना करके. सेंटेंस बनेगा ही प्रिपेयर्स फॉर UPSC. तो he prepares for UPSC. वो UPSC की प्रिपरेशन करता है. अब ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया. लेकिन क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन सकता है या किसी और तरह से बनेगा? तो इस तरह से क्वेश्चंस हमेशा आएंगे. ये कंफ्यूजिंग पेयर के ऊपर है. ही इज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. क्या ये सेंटेंस सही है या ये सही है? इस तरह से क्वेश्चन आएंगे. तो ये कंफ्यूजिंग पेयर के ऊपर है. तो कई बार हमें ऐसा लगेगा कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, बट नहीं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा. सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा. तो वो हम अभी देखेंगे. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो पूछे जाते हैं. ये 4 सेंटेंस हमने लिए हैं, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइडेड है. आपको एरर स्पॉट करना होगा. ABC, अगर इनमें कोई गलती है तो आपको वो पार्ट इंडिकेट करना है, अदरवाइज D इज़ योर आंसर, नो एरर. ही वर्क फॉर ए लॉ फर्म बेस्ड इन दिल्ली. वो एक दिल्ली की लॉ फर्म के लिए काम करता है. बट इज द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट? अभी हमने फॉर्मूला देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि सब्जेक्ट
के बाद वर्ब, उसके बाद हम एस या ई एस लगा करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट आ गया ही, ये सही है। वर्क, अब ही के बाद वर्ब आएगा, वर्क इज द वर्ब, उसके बाद एस या यस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, दिस, दैट, या सिंगुलर नेम कह लीजिए या नाउन कह लीजिए, ये पर्सन का नाम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, सिंगुलर नेम। तो इनके साथ हमेशा हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्क इज अ प्लूरल वर्ब, दैट मीन्स के बी पार्ट में गलती है, ये वर्क की जगह वर्क्स होना चाहिए था। ही वर्क्स फॉर अ लॉ फर्म बेस्ड इन दिल्ली, बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट, रवि एंड सुनील। अब हमने बात करी थी कि सिंगुलर नेम होगा तो वर्ब में एस या यस लगाएंगे, रवि एंड सुनील। रवि एंड सुनील दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी विल ऑलवेज यूज अ प्लूरल वर्ब। अब डज इज नॉट अ प्लूरल वर्ब, दैट मीन्स द एरर लाइज इन पार्ट बी। डज की बजाय ये डू होना चाहिए था, तब ये सही होता, ओबे देयर एल्डर्स। उसके बाद थर्ड, ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, he always talks nonsense। he singular subject, talks is a singular verb, that means ये सही है, यहाँ पर no error would be your answer। fourth, I usually wakes up early in the morning। I हालांकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ इंग्लिश का नियम है कि एस या एस नहीं लगता, तो आई के साथ वेक्स नहीं होगा, वेक होगा, दैट मीन्स द एरर इज इन पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस, तो आंसर इज बी। करेक्ट सेंटेंस होगा आई यूजुअली वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये इस तरह से हमें एरर स्पॉट करने के लिए पेपर में आता है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे और फॉर्मूलाज को रटना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस क्या है, कैसे यूज होता है ये। तो फर्स्ट यूजेस इज इन दिस टेंस इज यूज्ड इन रूटीन एक्शन, टू शो रूटीन एक्शन। कोई भी रूटीन एक्शन है, कोई भी रेगुलर एक्शन है, रेगुलर एक्शन जैसे आई गो टू जिम डेली, मैं रोज जिम जाता हूँ, अ रेगुलर एक्शन। वी आर यूजिंग द पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस अ रेगुलर एक्शन, अ रूटीन एक्शन। इसके अलावा इरेगुलर एक्शन जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान में अर्थक्वेक आते हैं। हैबिट को शो करने के लिए, हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं, जैसे ही स्मोक्स, स्मोकिंग इज हिज हैबिट, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बोलेंगे ही स्मोक्स, वो स्मोकिंग करता है, वो सिगरेट पीता है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सूर्य पूर्व से निकलता है या पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। तो टू शो अ रूटीन एक्शन वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा स्पोर्ट्स कमेंट्री में या न्यूज़पेपर हेडलाइंस में।
जैसे कि रोहित शर्मा hits his first double century today। यानी रोहित शर्मा ने आज अपनी फर्स्ट डबल सेंचुरी मारी। या न्यूज़पेपर हेडलाइन में, इसी तरह से न्यूज़पेपर हेडलाइन में भी आ जाता है, पीएम साइंस अ सिग्निफिकेंट ट्रेड डील विद पाकिस्तान। कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड डील पाकिस्तान के साथ साइन की। इसी तरह से कोई नियर फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है तो भी वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे पीएम लीव्स फॉर जापान टुमारो। प्राइम मिनिस्टर कल जापान जाएंगे, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इस तरह से वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो 3 यूजेस इसके हैं, टू शो रूटीन एक्शन, जिसमें कि रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ कवर होगा। इसके अलावा इन स्पोर्ट्स कमेंट्री और न्यूज़पेपर हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, planned action in near future. To show a planned action in near future, we will use present indefinite tense. For example, PM leaves for Japan tomorrow. अब देखते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना आपको बताएंगे। अगर वो वर्ड्स हैं तो आप समझ जाइए कि दैट सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर किसी और टेंस में दिया गया है तो एग्जामिनर ने वहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेस्ट लिया है। चलिए देखते हैं। ऑल्सो दिस इन माइंड कि अगर किसी सेंटेंस में शेल्डम, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, एवरीडे, इफ़, व्हेन या व्हेनेवर है, तो वहाँ पे भी वी विल यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, बाइट इज प्लूरल वर्ब, और सेल्डम यहाँ पे वर्ड है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। बार्किंग डॉग इज सेल्डम बाइटिंग वुड बी इनकरेक्ट। बार्किंग डॉग हैज़ सेल्डम बिटन वुड ऑल्सो बी इनकरेक्ट। उसी तरीके से यूजुअली है, he usually comes late, she usually goes there at 10 p.m. इस तरह से we sometimes meet and talk about Ravi, often, every day, if, when, whenever। यहाँ पे if, when या whenever ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम देखेंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस में ज़्यादातर यूज़ होगा। जैसे whenever he comes we go to watch movie, we go to watch a movie। इस तरह से ये यूज़ होगा भी। इसके अलावा 2 वर्ड और हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं, बट दे आर ऑल्सो यूज्ड इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। वो है ऑलवेज और नेवर। He always beats around the bush। वो हमेशा इधर उधर की बातें करता है। He always beats around the bush। सेम एरर स्पॉट करने के लिए आएगा तो ही के साथ यहाँ पे बीट्स की जगह बीट आ जाएगा, तो वो आपको देखना है। He always beats around the bush। लेकिन ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे
ही हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो हमेशा से मेरा अच्छा दोस्त रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह से यूज़ हो सकता है। वैसे ही नेवर, वी नेवर वेस्ट आवर टाइम, हम अपना समय कभी बर्बाद नहीं करते। बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वी हैव नेवर visited such a beautiful place, और we have never been to such a beautiful place। इस तरह से always और never को हम present indefinite या continuous perfect या perfect continuous के tenses में हम use कर सकते हैं। So always remember this and always keep this point in mind while appearing for exam। Question can be asked from any corner, from any point। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं फिर से एग्ज़ाम के लिए, जो पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे गए। जैसे फर्स्ट, ही डोंट लाइक्स टू गो टू द जिम। What he knows about you, I don't know what he know about you। अभी 3 सेंटेंस है। क्या ये 3 सेंटेंस सही हैं या इनमें कोई ग्रामेटिकल एरर है? तो वही फार्मूलाज को हम देखेंगे जो हमने अभी डिस्कस किए थे और उनके हिसाब से देखते हैं कि ये सेंटेंस सही है नहीं। ही डोंट, ही और डोंट वैसे देखने में भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, और एज़ पर ग्रामर रूल जो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन डोंट इज़ अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे डोंट की बजाय डज नॉट या डजंट, डजेंट मतलब डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म, डोंट मतलब डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ही डजेंट लाइक्स टू गो टू द जिम, ये बनेगा सही सेंटेंस। वट ही नोज अबाउट यू, क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स ये डबल इंटेरोगेटिव था। तो हमने देखा था डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, डबल इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद डू या डज, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो वॉट तो आ गया, लेकिन उसके बाद डू या डज नहीं है। तो यहाँ पे वॉट does, he knows, knows is also wrong। what does he know, क्योंकि जब एक बार es लग गया तो दूसरी बार मेन वर्ब में अब नहीं लगेगा। what does he know about you, I don't know what he know about you, I don't know ये तो सही है, I के साथ do not लगता है, no। what he knows, he के बाद knows about you, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सिंपल एक एफर्मेटिव सेंटेंस, ये एक सिंपल शुरू में नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम लास्ट पार्ट में है वीडियो के, तो अब हम 2015 के एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे गए 5 इडियम्स को पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनको पूछे जाने का चांस बार बार होता है, हर एग्ज़ाम में होता है। तो ये 5 इडियम्स हैं जो कि एसएससी सीजीएल के 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी। तो इनको भी देख लेते हैं। हर रोज़ हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में वोकेबलरी से रिलेटेड या इडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ 5 या 10 क्वेश्चंस किया करेंगे। फर्स्ट, टू राइज विद द लार्क। 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक या तो पूरा सेंटेंस बना के आएगा और उसमें ये इडियम यूज़ किया होगा और पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस के हिसाब से आप इसका मतलब बताइए 4 ऑप्शंस में से,
या फिर डायरेक्ट ये सीधा ये इडियम होगा और इसका आपसे मतलब पूछा जाएगा, मीनिंग पूछा जाएगा। तो टू राइज विद द लार्क का मतलब होता है टू गेट अप अर्ली, टू वेक अप अर्ली, मतलब सुबह जल्दी उठना। इट मीन्स टू वेक अप अर्ली। फॉर एग्जाम्पल, he goes to the bed early and rises with the lark, वो जल्दी सोने जाता है और सुबह जल्दी उठ जाता है। वाइल्ड गूस चेज, ये भी पूछा गया था। वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्रूटलेस चेज, फ्रूटलेस सर्च या अनसक्सेसफुल सर्च। जैसे दे सर्च्ड फॉर द लॉस्ट नेकलेस फॉर 5 hours बट अल्टीमेटली इट वॉज अ वाइल्ड गूज चेज। 5 घंटे तक उन्होंने वो लॉस्ट नेकलेस ढूंढा, बट एक अनसक्सेसफुल सर्च ये रही, उनको नहीं मिला। एट वंस विट्स एंड, विट्स एंड का मतलब होता है दैट नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब आगे क्या करना है ये नहीं पता। नॉट नोइंग व्हाट टू डू। नेक्स्ट, ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी या ऑकवर्ड। जैसे व्हेन इट कम्स टू प्लम्बिंग द वाटर इज ऑल थम्स, मतलब जब प्लम्बिंग का कोई काम करो, पाइप वाइप लगाओ तो पानी ऑकवर्डली कभी इधर से निकलेगा कभी इधर से निकलेगा, तो इन दैट सेंस वी कैन यूज ऑल थम्स। उसके बाद टू मेक अ बी लाइन, टू मेक अ बी लाइन का मतलब टू रश, टू रश टुवर्ड्स समथिंग और टुवर्ड्स समवन, जल्दी जल्दी जाना, जल्दी करना, तो उसको कहेंगे टू मेक अ बी लाइन। सो दीज वर 5 idioms which were asked in the question paper of SSC CGL 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से हम सारी क्लासेस में, सारी वीडियो लेक्चर्स में लास्ट में कुछ कुछ हम वोकेबलरीज और इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करते जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा होगी एग्ज़ाम्स में आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून एंड स्टे कीप लर्निंग एंड आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम एंड फॉर यू एज वेल। और आइडियल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एकेडमिक कोर्सेज अवेलेबल हैं, जल्दी ही अवेलेबल होने वाले हैं। बहुत सारे ट्रेंड एंड वेल एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है आइडियल क्लासेस पर। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।